आज हम मुंशी प्रेमचंद के एक ऐसे उपन्यास की परतों को खोलने जा रहे हैं जो आज भी उतनी ही चुभती है, मतलब निर्मला। हमारे पास जो अंश है वो एक कम उम्र की लड़की की कहानी बताते हैं। एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी आप कह सकते हैं एक के बाद एक सामाजिक समझौतों की भेंट चढ़ जाती है। बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं है। नहीं, हम उन किरदारों के मनोविज्ञान में उतरने की कोशिश करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि दहेज और बेमेल विवाह जैसी प्रथाएं सिर्फ सामाजिक नियम नहीं है। सही बात है। ये इंसान के अंदर शक, असुरक्षा और अपराध बोध का जहर कैसे घोल देती हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक परिवार का मुखिया जो अपनी इज्जत बचाने निकला था, अनजाने में अपने ही घर की तबाही की नींव रख देता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही खुशनुमा माहौल से होती है। हाँ, बिल्कुल। निर्मला एक 15 साल की लड़की जिसके पिता वकील उदय भानु लाल हैं, उसकी शादी भुवन मोहन सिन्हा से तय होती है और सब कुछ मतलब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। हाँ, और लड़के के पिता कहते भी हैं कि उन्हें दहेज का कोई लालच नहीं है। हाँ, बस ये कि बारातियों का स्वागत अच्छे से होना चाहिए। और यहीं पर कहानी का पहला पेच है। ये जो बारातियों का आदर सत्कार वाली बात है ना, ये सुनने में बहुत सीधी लगती है, लेकिन असल में ये उस दौर के समाज का एक कोड वर्ड था। अच्छा। ये सीधे सीधे पैसे मांगने से भी ज्यादा खतरनाक था। ये एक तरह की सामाजिक परीक्षा थी जिसमें लड़की के परिवार को ये साबित करना होता था कि उनकी हैसियत कितनी है। और इसकी कोई सीमा नहीं थी? कोई सीमा नहीं थी। आप जितना खर्च करें कम ही लगता था। हाँ, और ये बात निर्मला की माँ कल्याणी समझती हैं। वो अपने पति से कहती भी हैं कि बारातियों को कभी खुश नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, वो कोई ना कोई कमी निकाल ही लेंगे। लेकिन उदय भानु लाल पर समाज में अपनी नाक ऊंची रखने का दबाव इतना ज्यादा है कि वो किसी की नहीं सुनते। और इसी खर्चे को लेकर दोनों में तीखी बहस हो जाती है। बहुत ज्यादा। ये बहस सिर्फ पैसों की नहीं थी, ये उस दौर के एक पुरुष के अहंकार और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। हाँ, उदय भानु लाल को लगता है कि अगर उन्होंने शानदार स्वागत नहीं किया तो समाज में उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और इसी गुस्से और जिद में वो घर से निकल जाते हैं, ये जताने के लिए कि वो आत्महत्या कर लेंगे। हाँ, एक तरह का इमोशनल ब्लैकमेल था जो बहुत बुरी तरह उल्टा पड़ गया। बहुत ही बुरी तरह। रास्ते में उनका एक पुराना दुश्मन मतई उन्हें पहचान लेता है और लाठी से मारकर उनकी हत्या कर देता है। एक पल में एक खुशहाल परिवार का पूरा ताना बाना बिखर जाता है। पिता की मौत के साथ ही जैसे परिवार का वो सुरक्षा कवच ही हट गया। और ये देखना हैरान करने वाला है कि कितनी जल्दी लोग बदल जाते हैं। बहुत जल्दी। बिल्कुल। जिन भुवन मोहन के पिता भालचंद्र ने कहा था कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए, अब वो साफ कहते हैं कि जहां से 10,000 रुपए नकद मिल रहे हैं वो वहीं शादी करेंगे। ये तो यहाँ प्रेमचंद सिर्फ समाज की बुराई नहीं दिखा रहे हैं, वो किरदारों के मनोविज्ञान में उतर रहे हैं। भालचंद्र और उनका बेटा भुवन बुरे लोग नहीं है, नहीं, वे एक ऐसी व्यवस्था के उत्पाद हैं जहां पैसा सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के बराबर है। उनकी नजर में बिना दहेज की निर्मला से शादी करना एक खराब निवेश जैसा था। वाह। प्रेमचंद यहाँ नैतिकता पर अर्थशास्त्र की जीत दिखा रहे हैं। और भुवन का वो जवाब तो दिल में चुभ जाता है। जब उससे पूछा जाता है तो वो कहता है, रुपए किसे काटते हैं। हाँ, मतलब एक लड़की की पूरी जिंदगी से ज्यादा जरूरी पैसा हो गया। इस मोड़ पर निर्मला की माँ कल्याणी पूरी तरह टूट जाती हैं, बेबस हो जाती हैं। उनकी बेबसी उन शब्दों में दिखती है जब वो कहती हैं, अब तो किसी भांति सिर का बोझा उतारना था, उसे कुएं में झोंकना था। ये एक माँ के शब्द नहीं है, ये एक हारी हुई औरत के शब्द हैं जिसे समाज ने कोई और रास्ता ही नहीं दिया। और यहीं से निर्मला की जिंदगी का दूसरा और शायद ज्यादा दर्दनाक अध्याय शुरू होता है। एक बेमेल विवाह। उसकी शादी एक अधेड़ उम्र के विधुर मुंशी तोताराम से तय कर दी जाती है। हाँ, तोताराम के पहले से ही 3 बेटे हैं, जिनमें से सबसे बड़ा बेटा मनसाराम, वो निर्मला से बस कुछ ही साल छोटा है। हाँ, ये स्थिति अपने आप में कितनी अजीब है। और यही प्रेमचंद का कमाल दिखता है। वो तोताराम को पूरी तरह से विलन नहीं बनाते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हमें उनकी असुरक्षा, उनकी हीन भावना दिखाते हैं। वो एक ऐसे इंसान है जो अपनी उम्र को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं। वो निर्मला को खुश करने के लिए बचकानी हरकतें करते हैं। हाँ, ये उस दौर के यथार्थवादी लेखन का बेहतरीन उदाहरण है। कोई भी किरदार सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं होता, वो अपनी परिस्थितियों का शिकार होता है। एक बार वो घर में चोरों से लड़ने की झूठी कहानी सुनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब सच में घर में एक सांप निकल आता है तो उनकी सारी बहादुरी हवा हो जाती है। हाँ, और वो मदद के लिए चिल्लाते हुए बाहर भाग जाते हैं। और ये सीन ऐसा है कि आपको हंसी भी आती है और उस किरदार पे तरस भी आता है। सही बात है। प्रेमचंद यहाँ दिखा रहे हैं कि उनकी बहादुरी सिर्फ जुबानी थी,
असल में वो अंदर से बहुत डरे हुए और असुरक्षित इंसान है, और यही असुरक्षा आगे चलकर त्रासदी की वजह बनती है। हाँ, जो पूरे परिवार को निगल लेती है। तो निर्मला और उनके सबसे बड़े सौतेले बेटे मनसाराम के बीच एक बहुत ही सहज और पवित्र रिश्ता बन जाता है। हाँ, वो उसे पढ़ाती है, उसका ख्याल रखती है, एक माँ बेटे या कह ले दोस्त जैसा रिश्ता। लेकिन एक असुरक्षित इंसान के लिए कोई भी पवित्र रिश्ता शक के दायरे में आ सकता है। बिल्कुल। जिसे उन्होंने हासिल किया है और जिसे खोने का डर उन्हें हमेशा सताता है। जब वो निर्मला और मनसाराम को एक साथ हंसते बोलते देखते हैं तो वो इसे उनकी मासूमियत के तौर पर नहीं देख पाते। नहीं, उनके दिमाग में जो जहर है वो उस रिश्ते पर शक करने लगता है। मतलब वो अपने ही बेटे को एक कंपटीशन की तरह देख रहे थे। ये तो बहुत ही भयानक है। हाँ, ये भयानक ही है। उनका शक किसी सबूत पर आधारित नहीं है। नहीं, ये उनकी अपनी हीन भावना से फैला हुआ है। वो अपने बेटे की मासूमियत में भी खोट देखने लगते हैं क्योंकि वो खुद को निर्मला के लायक नहीं समझते। और ये शक उन्हें इतना अंधा कर देता है कि वो अपने ही बेटे की जिंदगी बर्बाद करने पर तुल जाते हैं। वो मनसाराम पर आवारागर्दी का झूठा इल्जाम लगाते हैं और उसे घर से दूर बोर्डिंग हाउस भेज देते हैं। ये झूठा आरोप मनसाराम को अंदर से तोड़ देता है। उसे लगता है कि जिस निर्मला को वो इतना मानता था उसी ने उसकी शिकायत की है। वो सदमे में खाना पीना छोड़ देता है और बहुत बुरी तरह बीमार पड़ जाता है। हाँ, और अस्पताल का जो सीन है वो इस उपन्यास के सबसे दर्दनाक हिस्सों में से है। तोताराम पछतावे में जल रहे हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने गलती की है, लेकिन उनका शक, उनका अहंकार अब भी उन पर हावी है। डॉक्टर कहते हैं कि मनसाराम को घर ले जाइए, माहौल बदलेगा तो शायद ठीक हो जाए। पर वो मना कर देते हैं। वो अपने मरते हुए बेटे को घर लाने से भी इनकार कर देते हैं। ये तो बहुत अजीब बात है। कोई पिता अपने मरते हुए बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? क्योंकि उस पॉइंट तक उनका शक उनकी पिता की ममता पर हावी हो चुका था। अच्छा। उनके लिए निर्मला को गलत साबित करना अपने बेटे की जान बचाने से ज्यादा जरूरी हो गया था। उन्हें डर था कि अगर मनसाराम घर आया और निर्मला ने उसकी देखभाल की तो वो ठीक हो जाएगा और तोताराम का शक झूठा साबित हो जाएगा। ये दिखाता है कि शक एक तार्किक दिमाग को भी कैसे अंधा कर सकता है। और अंत में जब डॉक्टर कहते हैं कि मनसाराम को बचाने के लिए किसी जवान इंसान का खून चढ़ाना होगा, तब निर्मला अपना खून देने की पेशकश करती है। शायद ये उसका तरीका था अपनी बेगुनाही साबित करने का। ये उस कहानी का क्लाइमैक्स है। निर्मला का खून देने का प्रस्ताव तोताराम के शक के ताबूत में आखिरी कील जैसा था। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मनसाराम की मौत हो जाती है, और ये मौत सिर्फ एक बीमारी से नहीं होती, ये एक पिता के निराधार शक से होती है। मनसाराम की मौत सिर्फ एक बेटे की मौत नहीं थी, ये उस परिवार की, आप कह सकती हैं, नैतिक रीढ़ की हड्डी टूटने जैसा था। बिल्कुल। इसके बाद जो हुआ वो बस बिखराव की कहानी है। एकदम सही कहा। मनसाराम उस परिवार का नैतिक केंद्र था। उसके जाने के बाद सब कुछ बिखरने लगता है। तोताराम अपराध बोझ के बोझ तले दब जाते हैं। घर की आर्थिक हालत खराब हो जाती है और इसका असर बाकी बच्चों पे भी पड़ता है। दूसरा बेटा जियाराम, हाँ, जो अपने पिता के शक को सच मानता था, अब अपराध बोझ से भर जाता है। वो घर से पैसे और निर्मला के गहने चुराकर भाग जाता है। और बाद में जब उसे लगता है कि वो पकड़ा जाएगा तो वो आत्महत्या कर लेता है। एक और जिंदगी खत्म। हाँ, एक और जिंदगी खत्म हो जाती है। जियाराम की चोरी और आत्महत्या परिवार में आर्थिक और नैतिक विश्वास के पूरी तरह खत्म हो जाने का प्रतीक है। और फिर सबसे छोटा बेटा सियाराम, वो घर में फैले इस मातम और निराशा से इतना तंग आ जाता है कि एक साधु के बहकावे में आकर घर ही छोड़ देता है। वो भविष्य की पीढ़ी के खो जाने का प्रतीक है। मतलब एक गलत सामाजिक फैसले ने, यानी बेमेल विवाह ने, घटनाओं की एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू की जिसे कोई रोक नहीं सका। कोई नहीं। और इन सबके बीच निर्मला, वो तो बस एक मूक दर्शक बनी, सब कुछ देखती रहती है। एक के बाद एक तूफान उसकी जिंदगी में आते हैं और आखिर में वो भी पूरी तरह टूट जाती है। हाँ, वो चिंता, शोक और बीमारी से घिर जाती है। वो एक बेटी को जन्म देती है, लेकिन खुद इस दुनिया में नहीं रह पाती। अंत में निर्मला भी इस बोझ के तरह दम तोड़ लेती है। उसकी मौत कहानी का अंत नहीं है, बल्कि उस पूरी सामाजिक व्यवस्था पर एक सवालिया निशान है जिसने उसकी ये हालत की। वो शुरू से अंत तक एक शिकार थी, जिसे कभी अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक ही नहीं मिला। कभी नहीं। तो निर्मला के इन हिस्सों से जो तस्वीर उभरती है वो बहुत ही परेशान करने वाली है। ये सिर्फ दहेज या बेमेल विवाह के खिलाफ एक कहानी नहीं है। नहीं, ये इस बात की पड़ताल है कि कैसे सामाजिक दबाव इंसान के अंदर के सबसे बुरे पहलुओं को बाहर ले आता है। शक, असुरक्षा, अहंकार। बिल्कुल। और यहाँ रुककर सोचने वाली बात यह है कि प्रेमचंद ने ये उपन्यास लगभग 100 साल पहले लिखा था। हाँ। आज शायद दहेज या बेमेल विवाह के वो रूप नहीं हैं जो उस जमाने में थे, लेकिन क्या वो सामाजिक दबाव खत्म हो गया है?
ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या आज भी एक महिला का मूल्य उसके गुणों के बजाय बाहरी कारकों से नहीं आंका जाता? ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सच में। तुताराम का किरदार हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी असुरक्षाओं का बोझ दूसरों पर, खासकर अपने परिवार वालों पर, हाँ, उन पर डाल देते हैं। यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत है। ये सिर्फ समाज को नहीं दिखाता, ये हमें आईना दिखाता है। प्रेमचंद का सवाल आज भी कायम है। शायद आज के दौर में रूप बदल गए हैं, लेकिन क्या वो सामाजिक दबाव खत्म हो गया है जो एक इंसान, खासकर एक औरत की कीमत उसकी आजादी या खुशी से ज्यादा किसी और पैमाने पर तौलता है? चाहे वो पैसा हो, स्टेटस हो या लोग क्या कहेंगे का डर हो। ये सोचने वाली बात है।